हम सभी संघ के स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक है इसका अर्थ क्या? मैं अपनी बात को यहीं से प्रारंभ करूंगा। स्वयंसेवक यानी स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र के सेवा के लिए हमने एक प्रण किया है, व्रत धारा है। स्वयं की प्रेरणा से, किसी के कहने से नहीं, किसी लोभ से नहीं, किसी भय से नहीं, हमने स्वयं की प्रेरणा से स्वयंसेवक होना स्वीकार किया है। और यह बात हमें निरंतर याद रहे, जीवन में जहाँ जहाँ जब जब हमें कार्य करने का अवसर मिले और हम कार्य करें तो इस बात को अवश्य याद रखें कि हम अपनी प्रेरणा से स्वयंसेवक बने हैं, किसी अन्य कारण से नहीं बने हैं। संघ की स्थापना के बारे में हम सब ने 7 दिवस तक यहाँ पर प्रशिक्षण लिया और विभिन्न बौद्धिक के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, अनेक अवसरों पर हमने ये जाना कि संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम सभी जानते हैं उस समय की परिस्थितियां, देश परतंत्र था, परकीयों के अधीन था और उसे स्वतंत्र करवाने का संघर्ष चल रहा था। और संघर्ष करने के लिए अनेक अनेक लोगों ने अपने बलिदान दिए, अलग अलग तरह से बलिदान दिए। किसी ने जीवन का बलिदान दिया, किसी ने परिवार का बलिदान दिया, किसी ने अन्य तरह से संघर्ष कर रहे थे। यह संघर्ष कोई 20-25 या 100 वर्ष का नहीं था, 1000 वर्ष तक चला हुआ संघर्ष था, जो अंतिम पड़ाव में 1857 के बाद यह संघर्ष थोड़ा अलग तरह से प्रारंभ हुआ था। और उस समय की परिस्थितियों का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद में पूजनीय डॉक्टर जी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जब तक इस देश का मूल समाज यानी हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, तब तक एक बार स्वतंत्र होने के बाद फिर से परतंत्र हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मूलगामी कार्य करना होगा और वहां से संघ रूपी एक बीज के रूप में डॉक्टर जी ने इसे प्रारंभ किया। ये हम सब ने जाना है, हमने सुना है, हम जानते हैं। इस बीज को सिंचन करने का काम पूजनीय गुरु जी ने किया। जल बन करके उसका सिंचन करना, स्वयं को गला करके और लंबे समय तक अथक प्रयास करके इसे पौधे का रूप दिया। प्रत्येक प्रांत तक पहुंचा, प्रत्येक जिले तक पहुंचा, यात्रा आगे बढ़ी। यह भी हमने जाना है, 7 दिवस में हम सबने सुना है। अनेक अवसरों पर हम सुनते आए हैं, अभी 7 दिन विशेष ध्यान देकर के हमने सुना है। इसके बाद में बाला साहब देहरस, रज्जू भैया, सुदर्शन जी अपने पूजनीय सरसंघचालक रहे और संघ का काम मंडलों तक पहुंच गया, यानी देशव्यापी कार्य हुआ। क्या यात्रा यहाँ पूरी हो जानी चाहिए? जैसा कि कुछ बौद्धिक में हमारे आया, कल भी हमने सुना था कि ग्रामीण क्षेत्र में 1% और शहरी क्षेत्र में 3% कार्यकर्ता, यह आदर्श स्थिति है। उसके बाद संघ का समाज में विलय हो जाना है। तो अगर इस तरह से विचार करेंगे तो कुछ गांवों में स्थिति आ गई, 2000 की जनसंख्या है और 20 स्वयंसेवक है, 1% हो गए, संघ का काम बंद कर दे, क्या हो गया समाज में विलय?
यह स्थिति आज भी नहीं है। केवल गणवेश पहन लेने से कार्यकर्ता नहीं हो जाते हैं, उसके लिए जीवन खप जाते हैं। समाज में परिवर्तन करने हैं, समाज में अनेक समस्याएं हैं, अनेक चुनौतियां हैं, उनका भी समन करना है। संघ का कार्य अभी थोड़ा सा बड़ा है, फैला है, समाज की अपेक्षाएं बढ़ गई। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपेक्षाएं बढ़ती है। व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखते हैं, जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तब तक हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, और जैसे ही हमसे छोटा भाई या बहन आ गया तो हमसे अपेक्षा हो जाती है कि इसका भी ध्यान रखेगा। होती है ना? इस तरह से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है, हमसे अपेक्षाएं बढ़ती है। संघ के साथ भी यही है। स्वयं सेवकों से अपेक्षाएं बढ़ गई समाज की। उन अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। अनेक चुनौतियां हैं, अनेक समस्याएं हैं, अनेक अपेक्षाएं हैं। इन सब पर खरे उतरने के लिए कौन तत्पर है? अभी शरद पूर्णिमा का अवसर गया था और ऐसा कहा जाता है कि इसको कोजागर्ती विद्या साधने का दिवस मानते हैं, और इसको अगर संधि विच्छेद करके पढ़ें तो को जागृति, कौन जाग रहा है? स्वयंसेवकों में कौन जाग रहा है? हिंदू समाज में कौन जाग रहा है? यह एक दिन का नहीं, 365 दिन का प्रश्न है। जो जाग रहा है वो समाज में परिवर्तन करेगा। जो जाग रहा है वह चुनौतियों का सामना करेगा। जो जाग रहा है वह समाज की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। हम में से कौन जाग रहा है, यह व्यक्तिगत रूप से विचार करने की आवश्यकता है। चुनौतियां तो बहुत है, अगर सूची बनाने लगेंगे तो कागज कम पड़ जाएंगे। इतनी चुनौतियां आज भी समाज में हमारे सामने दिखाई देती है। हमने यह भी जाना 7 दिन में कि हमारा इतिहास कैसा था, वैभवशाली इतिहास था। एक छोटी सी घटना यदि पुनरावृत्ति हो जाए तो मुझे बताएं। वैभवशाली इतिहास के बारे में एक छोटी सी घटना बताता हूं। अपने एक ऋषि थे, नाम था नागार्जुन। जिस राज्य के बाहर वे निवास करते थे जंगल में, उनका आश्रम था। उस पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, 1 वर्ष नहीं हुई, 2 वर्ष नहीं हुई, 3 वर्ष नहीं हुई, लगातार वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ा। और हम सब तो अकाल से अच्छी तरह से विज्ञ हैं, जानते हैं अकाल होता क्या है। आजकल थोड़ा कम है, फिर भी प्रभाव होता है। राज्य का सारा धन समाप्त हो गया। पड़ोसी के राज्य से अनाज खरीदने का धन नहीं है, जनता भूखों मर रही है, हालात विकट हो गए। तो राजा के मंत्री पहुंचे नागार्जुन जी के पास में और कहा कि यहाँ जंगल में बैठ करके कुछ प्रयोग करते रहते हैं, आप ऋषि हैं, तपस्या करते रहते हैं, राज्य पर संकट है, आप कुछ करेंगे क्या? ऋषि ने कहा कि क्या संकट है? तो बताया गया कि संकट तो ये है। तो उन्होंने कहा कि धन नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो कहा आपको इतनी सी बात लगती है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, अनाज लाएंगे कहाँ से जनता के लिए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि जितना आप अपने राज्य में पीतल मिलता है वो सब गाड़ियों में, बैलगाड़ियां थी, भर करके यहाँ छोड़ जाइए। मंत्री जी को भी लगा कि ये तो बहुत और विकट समस्या खड़ी कर देंगे, सोना तो खत्म हो गया, पीतल भी ले लेंगे। फिर भी माना, क्योंकि ऋषि कह रहे हैं। गाड़ियां भर के पीतल ले आए और उनको कहा 7 दिवस बाद वापस आना। 7 दिवस बाद वापस गए
तो देखते हैं कि पीतल के जो भी बर्तन, जो भी चीज़ें थी, वे सब स्वर्ण में परिवर्तित थी। ये था हमारा विज्ञान, ये था हमारा वैभव। यानी धातु को परिवर्तन कर देना आज का विज्ञान अब कभी कभी स्वीकार करने लगा है कि हाँ, ये संभव तो है। आज से पहले नहीं करता था। यह संभव है किसी एक धातु को दूसरे पर बदल देना। इतना श्रेष्ठ विज्ञान और इतना श्रेष्ठ हमारा इतिहास रहा है। आज की स्थिति में क्या है? आज की स्थिति है कि हमारे शिक्षार्थी जो पढ़ रहे हैं, वे पढ़ाई पूरी करने के बाद में नौकरी ढूंढते हैं। कुछ हैं जो खोज करने में, रिसर्च करने में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या हो रहा है? पहले जिसने खोज की है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और नया पेपर पब्लिश कर दिया, डिग्री मिल गई। नया सोच ही नहीं रहे। और इसी कारण से विश्व में भारत के वैज्ञानिकों का पेटेंट की संख्या कम हुई। वर्तमान में स्थिति नहीं है, बीच के कुछ कालखंड में वैज्ञानिकों के नए कोई प्रयोग दिखाई नहीं देते थे। वर्तमान में पुनः वापस स्थितियां ठीक होने लगी है। ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन धीरे 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 पतन होते 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 हर क्षेत्र में हम पिछड़ने लगे। सबसे पहली समस्या क्या आई? सबसे पहली समस्या आई शक, हूण, कुषाण, ये जो बर्बर लोग आए, हमारे देश को पदाक्रांत किया, लेकिन हम फिर भी सांस्कृतिक रूप से जीवित रहे, जिंदा रहे। कारण क्या था? लड़ने में संस्कृति को कोई नुकसान नहीं हुआ, संस्कृति बची रह गई। फिर मुगल अरब आक्रमण हुआ, उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन हुआ? उन्होंने हमारे मंदिर, हमारे पुस्तकालय, हमारे विश्वविद्यालय, इनको नष्ट किया, यानी हमारे वैभव पर आघात किया। कुछ सांस्कृतिक स्थान थे उनको नष्ट किया, थोड़ा सा नुकसान हुआ। फिर भी हम में से कोई भी अपने पिता को अब्बा और माँ को अम्मा आज भी नहीं कहता है। हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, हम सांस्कृतिक रूप से मजबूत रहे। इसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, उनके हम परतंत्र हुए। उन्होंने अध्ययन किया, पता लगाया कि इस समाज की विशेष बात क्या है, और उसका अध्ययन करने के बाद में उन्होंने परिवार को तोड़ने का काम किया, हमारी न्याय प्रणाली को तोड़ने का काम किया, और सबसे बड़ा आघात हमारी शिक्षा प्रणाली पर किया। शिक्षा का माध्यम धीरे धीरे अंग्रेजी बनाया गया। अंग्रेजी माध्यम पढ़ेंगे, भाषा बदलेगी तो संस्कृति बदल जाएगी, क्योंकि भाषा संस्कृति का वाहक है। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। और परिणाम क्या हुआ? आज हम अपने पिता को पापा, मम्मी और ये नाम लेते हैं। माँ को मम्मी, पिता को पापा। वहाँ से आगे बढ़ गए हम, और आगे बहुत सारे बच्चे मॉम और डैड पे आ गए हैं। जिंदा है फिर भी डैड पे आ गए हैं। और हमें नहीं लगता कि हमारी संस्कृति बदल रही है, क्योंकि हम होश में नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है। हमारा वेश बदल गया, हमारा वेश बदल गया, हमारी भाषा बदल गई। और वर्तमान का जो आक्रमण है वो दिखाई नहीं देता है, वो टीवी और बाद में मोबाइल के माध्यम से आ गया। वो बड़ा आक्रमण है। भोजन बदल गया, पिज्जा, बर्गर ये आ गए, जंक फूड आ गया। हमारा खाना बदल गया, हमारा उठना बैठना बदल गया, और यहाँ तक कि हमारा चिंतन बदल गया। चिंतन कैसे बदला? एक प्लास्टिक की थैली ले लेने से मैं अगर ले जाता हूं तो देश का क्या नुकसान होता है? कुछ नहीं होता है। पेन में रिफिल डालना हमने बंद कर दिया, यूज एंड थ्रो।
उपयोग में लो और फेंक दो। चीजों को उपयोग में लेकर फेंकते फेंकते संबंधों को, परिवार के रिश्तों को, अपने रिश्तेदारों को उपयोग में लेना और भूल जाना, इस संस्कृति पे आ गए। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। हम केवल चीजों को यूज एंड थ्रो नहीं कर रहे हैं। प्लास्टिक ने यूज एंड थ्रो की चलन शुरू किया और हमने इसको अपने परिवारों और समाज तक ला करके खड़ा कर दिया। संबंधों को लंबे समय तक पाल कर रखना, संभाल कर रखना, अपने रिश्तेदारों से मिल कर के रहना, भाइयों के बीच में रहना, ये सब कुछ छोड़ चुके हैं। ये सीधा सीधा परिवर्तन दिखता है। तो ये एक चुनौती है हमारे सामने कि हम परिवार को संभाल कर कैसे रख सकते हैं, समाज को संभाल कर कैसे रख सकते हैं, संस्कृति को संभाल कर कैसे रख सकते हैं, जबकि चल तो कुछ और रहा है। मोबाइल के साथ में एक और समस्या आ गई। अभी तो बड़े गर्व से कहते हैं, सुनते भी हैं। अभी कुछ दिन पहले 1-2 खंड में जाना हुआ था, वहां पर नाम लेके बताया गया 50 लाख रुपए कमा लिए पेटीएम फ्रॉड। इसको हम शान से कहने लग गए, संस्कृति बदल गई। गर्व होता है कि हमने पेटीएम फ्रॉड से, धोखे से, तो फ्रॉड यानी धोखाधड़ी करके हमने 40 लाख कमा लिए। ये गर्व का विषय है क्या? ऐसा तो नहीं लगता है, और होना भी नहीं चाहिए। ये एक और बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहा है। और पेटीएम फ्रॉड नहीं, रम्मी खेल करके, रम्मी क्या है? जुआ है। वैलिड हो गया, 1 करोड़ कमाए, 15 करोड़ कमाए, ऐसे गर्व से बोलते हैं। यानी हमने अपना आय का साधन, साध्य को हमने मूल मान लिया, साधन गौण हो गया और साधन की पवित्रता तो कहीं पीछे छूट गई। ये मोबाइल ने कर दिया। एक और नई चीज आ गई, ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, अंदर से सामान निकाल करके, पत्थर डाल करके रिटर्न में पैसा वापस ले लेते हैं। और मोबाइल की दुकान खोल के एक व्यक्ति बैठा है इस माध्यम से। है, खूब है। क्या ये पवित्र काम है? संस्कृति के अनुरूप ये काम है? हमने कितना बदल दिया संस्कृति को। हम इन चीजों पे गर्व कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। यानी हम जिस संस्कृति के वाहक हैं उसके तो बिल्कुल विपरीत विचार है, विपरीत आचरण है, और इस पर विचार कोई नहीं कर रहे। कौन करेगा? हम स्वयं सेवक हैं, हम राष्ट्र का चिंतन करने वाले हैं, हम देश की सीमाओं का चिंतन करेंगे। अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है उसमें सहयोग करेंगे क्या? क्या यह हमारा व्यवहार होगा? हमने गणवेश इसलिए धारा है, हम प्रशिक्षित किस लिए हुए हैं? हमारा स्वयं का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह आज की तारीख की बड़ी भयानक चुनौतियां हैं। नशे के बारे में तो कहना ही क्या, पुराने समय से चल रहा है। हम जन्मे उससे पहले से चल रहा है, लेकिन यह भी बदल गया है। ये मालूम है, ये जानते हैं हम। नशे का व्यापार हो रहा है, उसमें लोग सहयोगी हो रहे हैं, और जो प्रभावित हो रहे हैं वो भी होश में नहीं है। परिवार के परिवार नष्ट हो गए हैं। कहाँ से आ रहा है? इन सबको ठीक कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। मैं करूँगा? ये 2 प्रश्न हैं। हम करेंगे या मैं करूँगा, इस पर विचार करना है। हम करेंगे में तो बहुत समस्याएं आएगी। मैं करूँगा
यानी मैंने ये स्वयंसेवक होना स्वीकार किया है, इसलिए मैं करूँगा। इस पर चिंतन करिए, विचार करिए कि इन सब समस्याओं का निदान, इनका सामना, इन चुनौतियों को स्वीकार करके उसे ठीक करना, यह काम मैं करूँगा। मैं यहाँ से प्रशिक्षित होकर के, मैंने शिक्षा ग्रहण की है, 7 दिवस तपस्या की है, तो मैं इन कामों के नज़दीक नहीं जाऊँगा। कम से कम पहला काम ये करूँगा, स्वयं का जीवन ठीक करूँगा। ऐसे लोभ और लालच के रहते मैं किसी गलत काम को नहीं करूँगा, और कहीं गलत हो रहा है तो उसका उपयुक्त निदान करने का मेरी पूरी शक्ति से प्रयास करूँगा। ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन प्रयास करेंगे, व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूँगा तो निश्चित ही सफलता हाथ लगेगी, यह पक्का है। और भी चुनौतियां हैं। भारत की भूमि 83 लाख वर्ग किलोमीटर से सिकुड़ते 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 33 लाख वर्ग किलोमीटर बची है। फिर भी 33 लाख वर्ग किलोमीटर में रहने वाले आज भी कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। होश है हमें? 83 लाख वर्ग किलोमीटर से 33 लाख वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि बची है। भूमि खोते जा रहे हैं, निरंतर खोते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। हम सब सुनते हैं, सुन करके हाँ हाँ कर देते हैं, हाँ सच्ची बात है, परंतु हिंदू घट क्यों रहा है, इस पर विचार करते हैं क्या? चुनौती है, बड़ी चुनौती है। हिंदू घट रहे हैं, दो तरफा घट रहे हैं, एक तरफा नहीं। जो हिंदू रूप में जन्मे हैं वो हिंदू रूप में जीवित नहीं है, वे पंथ परिवर्तन कर रहे हैं, और उस सब के दोषी हम सब हैं। जातियों में बटे हुए हैं, मिलते ही पहला काम तेरी जाति क्या है, नाम भी बाद में, ऐसा विचार करते हैं, फिर व्यवहार करते हैं। पहले जाति, उसके बाद व्यवहार। यह बड़ी चुनौती है कि जातियों में बटा हुआ समाज जब पीड़ित होता है, शोषित होता है, वंचित रह जाता है, किससे? शिक्षा से, सामान्य सुविधाओं से, तब वो दूसरी तरफ देखता है। और हमारा व्यवहार इस तरह का निरंतर चलता रहता है। इस कारण से धर्म परिवर्तन, ये शब्द तो ठीक नहीं है, पंथ परिवर्तन, मत परिवर्तन करके हिंदू नहीं रहते हैं। हमारा व्यवहार ठीक हो, जाति वर्ग भेद इस सब को ठीक करके हम एक मानव की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कब करेंगे? एक स्वयं सेवक के नाते मैं करूंगा, ऐसा विचार मन में आता है, ऐसा प्रण करना चाहिए। हम यहाँ से ये प्रण करके जाएं, इस तरह के व्यवहार जो जातिगत, वर्ग भेद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस तरह के जितने भी भेद हैं, उन सबको भूलकर मानव का मानव के जैसा व्यवहार मैं करूंगा, तभी हम स्वयं सेवक कहलाने के लायक हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो स्वयं के जीवन में बदलनी है। इसी तरह से एक और कारण है हिंदू घटने का, और वो कारण क्या है? वो कारण है कि हमने लोभ के कारण स्वयं की जनसंख्या को रोक करके रखा है बढ़ने से। मैं स्पष्ट कहता हूं, लोभ के कारण, लालच के कारण। अभी कुछ शिक्षकों से मिलना हुआ था, मेरा शिक्षकों से प्रशिक्षणों में, अन्य चीज़ों में मिलना होता है। उसमें से एक शिक्षक ने कहा कि सरकार हमें रोकती है अधिक बच्चे पैदा नहीं करना। मैंने पूछा कैसे रोकती है? तो बोले कानून है।
तो क्या ऐसा लिखा है कि हिंदू अपने जनसंख्या को, बच्चों को सीमित करेगा, अन्य धर्म के नहीं करेंगे, ऐसा लिखा है कहीं? बोले नहीं लिखा है। तो फिर क्यों है? तो बोले कि नहीं, महंगी पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, 4 बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो खर्चा कहाँ से लाएंगे? तो मैंने कहा ये तो आपका लोभ है, ये तो आपका लोभ है, पैसे खर्च हो जाएंगे इसलिए बच्चे ही 2 ही अच्छे, खर्चा ज्यादा नहीं हो इसलिए बच्चा 1 ही अच्छा। सुविधाएं नहीं दे सकते, कौन सी सुविधाएं देनी है? कौन सी विशेष सुविधाएं बच्चों को चाहिए? बच्चे तो स्वयं अपनी प्रतिभा लेकर के आते हैं, उनको थोड़ा सा निखारा जाता है। कोई भी विद्यालय हो, 1 लाख की फीस वाला विद्यालय क्यों चाहिए? तो बोले कि बहुत अच्छे पद पर नहीं जाएगा, बहुत अच्छे पद पर, ऊंचे पदों पर क्यों भेजना चाहते हैं? बोले पैसा कमाएगा। ये भी लोभ है, ये भी तो लोभ है ना। यानी धन के पीछे, पैसे के पीछे हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करके रोक के रखा है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो हिंदू घट रहा है। और दूसरी तरफ अभी एक दिन वीडियो चल रहा था, किसी ने पूछा मौलाना साहब कि ये जो कानून आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा विचित्र उत्तर आया, सुन करके आपको भी आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि कानून बना देंगे तो महिलाओं के माध्यम से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो कम हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर से बरसाना शुरू कर देगा बच्चे। है ना विचित्र उत्तर? यानी एक तरफ का चिंतन कुछ और चल रहा है, दूसरी तरफ का चिंतन कुछ और ही चल रहा है, और इस चिंतन के अंतर से जनसंख्या का, जिसको कहते हैं डेमोग्राफी, बदल रही है। और जहाँ जहाँ पर हिंदू घट रहा है वहाँ वहाँ से देश कट रहा है। जानकारी है क्या हमें कि पूर्वांचल के 4 राज्यों में, पूर्वांचल यानी जानते हैं ना, पूरब, उत्तर पूरब के हमारे 7 राज्य हैं, उसमें से 4 राज्यों में हिंदू जनसंख्या अल्पसंख्यक हो गई, ईसाई जनसंख्या बहुसंख्यक हो गई, बहुमत में आ गई। वो जनसंख्या चाहे जिसकी सरकार बन जाए, वो जनसंख्या चाहे जिसको रहने दे, नहीं चाहे उसको रहने नहीं दे, वो जनसंख्या जैसा नियम चाहे वैसा नियम बना ले, कानून बनवा ले। 4 राज्य हैं और 3 राज्य इस दिशा में बढ़ गए हैं। बहुत जल्दी वो भी बहुसंख्यक ईसाई होने वाले हैं। दक्षिण भारत के 4 राज्यों की स्थिति है, हिंदू अल्पसंख्यक है। कुल कितने हो गए? 11 राज्य। और आसाम मुस्लिम बहुल बहुत जल्द होने के नजदीक आ गया है, पास में आ गया है। कितने हो गए? 12 राज्य। कुल कितने राज्य हैं? 28। 12 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, और जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। यह एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है। इसका हल क्या, कैसे ठीक करेंगे? बहुत सरल आसान रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है। क्या है? हिंदू को जगाना। जो हिंदू है वे जागे, हिंदू को बचाना। जो है वो हिंदू रहें, परावर्तित होके कहीं और ना चले जाएं। हमारा व्यवहार इस तरह का हो, हमारा कार्य इस तरह का हो। हिंदू को जगाना, हिंदू को बचाना, हिंदू को बढ़ाना। बढ़ाना यानी, एक उदाहरण बता देता हूं। कुछ वर्ष पहले राजस्थान के ब्यावर में 70,000 चौहान वंशीय मुस्लिमों ने परावर्तन करके पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया। किसने प्रयास किए होंगे? स्वयं सेवकों ने प्रयास किए होंगे, ऐसा दिखता है। दावा नहीं करना चाहिए, किए होंगे, ऐसी जानकारी है। अन्य कारण भी रह सकते हैं, यानी धर्म जागरण ऐसा हमारा कार्य है। ऐसे अनेक कार्य हैं
उसमें से अनेक परियोजनाएं हैं। उनको जानने समझने के लिए अभी हमें और शिक्षित होने की आवश्यकता है। स्वयंसेवकों को और आगे शिक्षा ग्रहण करनी है। जानने के लिए बहुत प्रशिक्षण, शिक्षण ये सब होंगे, फिर उस काम में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो हिंदू बढ़ाना और हिंदू संभालना, जो हिंदू है उनकी सार संभाल हो, हमारे व्यवहार से उनको ज़्यादा कष्ट न हो, हमारा व्यवहार समानता का हो, हमारा व्यवहार समता का हो, तो अपने आप ही हिंदू बचे रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और यह भारत भूमि हमारे लिए सुरक्षित रहेगी। अन्य कोई देश नहीं है, अन्य कोई देश नहीं है। इसके अतिरिक्त तो कुछ और है। हमने अपनी शिक्षा बदल दी, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, और शिक्षा में हमने भाषा बदल दी, माध्यम बदल दिया। अभी एक और संकट आ गया, गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, गांव-गांव में। ये दिखता तो बहुत अच्छा है, लुभावना दिखता है, हर एक को लगता है कि मैं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन ले लूं, और हो भी रहा है। जहां भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला उसके आसपास के 5-7 स्कूल खाली हो गए, एडमिशन खत्म और सब इंग्लिश मीडियम में आ गए। अभी मैंने कहा और वापस दोबारा कहता हूँ, भाषा ही संस्कृति का वाहक है, और इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक जाने से हम खुद ही रोक रहे हैं अपनी भाषा छोड़ करके। सामने लोभ तो दिखता है इंग्लिश मीडियम, और ऐसा लगता है इंग्लिश मीडियम यानी हम तुरंत कलेक्टर बनने वाले हैं, IPS बनने वाले हैं, ऐसा लगता है। इंग्लिश मीडियम यानी हम इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होंगे, ऐसा प्रचार किया जाता है। कभी आंकड़े देखना, बड़े प्रशासनिक अधिकारी या अन्य कोई सफल व्यक्ति है, उनमें से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गांव, शहर, ऐसे विचार करके देखना, आंकड़े देखना, समझ में आ जाएगा कि योग्यता कहीं भी रुकती नहीं है। हिंदी मीडियम में पढ़े, चाहे गांव में पढ़े, चाहे कहीं भी पढ़े। लेकिन यह शिक्षा पर बड़ा संकट है। यदि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संख्या बढ़ी और योग्य शिक्षक नहीं रहे, जैसा दिखता है, क्योंकि भर्ती तो हिंदी मीडियम के रूप में होती है शिक्षकों की, और बाद में वो बदल जाते हैं अंग्रेजी माध्यम में, तो कितना सफल होंगे ये तो कोई जानता नहीं है। यदि सफल न हुए, 1% भी ऐसा लगता है, यदि वे शिक्षक सफल न हुए तो ये आदत लग जाएगी इंग्लिश मीडियम की, और वो बच्चे किधर जाएंगे? किसी निजी विद्यालय में ढूंढने जाएंगे, कहीं अंग्रेजी माध्यम मिल जाए, आदत लग जाएगी। और जब आदत लग जाएगी तो अंग्रेजी माध्यम कोई निजी विद्यालय में जाने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से सरकारी विद्यालय समाप्त हो जाएंगे, और हम अंग्रेजी माध्यम की तरफ बेहोशी में धक्के के साथ धीरे धीरे जाएंगे, संस्कृति से दूर जाएंगे। कैसे कैसे विद्यालय है कि कलेवा बांधना, मौली बांधना वर्जित है, ऐसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। तिलक लगाना वर्जित है, तिलक मिटा करके स्कूल में आएंगे। कलेवा बांधा हुआ है, कैंची लेके शिक्षक बाहर खड़ा है, काट करके अंदर आने देगा, तो फिर क्या हमारी चोटी रखने कोई देगा? वो भी नहीं काट ली जाएगी। हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के चक्कर में कितना नीचे पतित होते जाएंगे, संस्कृति को कितना छोड़ते जाएंगे, ये भी तय करने की आवश्यकता है। ये बड़ी चुनौती आ रही है सामने कि गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में अंग्रेजी माध्यम, जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, जितना फैलाव अंग्रेज नहीं कर सके, वो आज हम करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमें होश ही नहीं है। देश में शिक्षाविद अभी कह रहे हैं कि माध्यम अपनी मातृभाषा होनी चाहिए, यानी हमारी राजस्थानी भाषा अभी माध्यम होनी चाहिए। वो तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अंग्रेजी माध्यम खोल रहे हैं। राजस्थानी तो घरों में भी बोलना बंद हो गए। घर में भी माँ कहती है कि थोड़ी एप्पल लेके आ जा, और ज़्यादा लानी होती है तो एप्पल्स कहने की बजाय एप्पल लेके आ जा, ऐसे भी बोल सकती है।
परंतु भाषा छोड़ रही है, भाषा छूट रही है, ये विचार किसी का नहीं हो रहा है। शिक्षा ने एक और काम किया, पढ़ने के चक्कर में मतांतरण हो गया। ऐसा देश में अनेक जगह दिखता है और आगे भी हो रहा है। जहाँ जहाँ सेना जाती है वहाँ वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल जाता है। जहाँ जहाँ सेना का कोई बेस बनता है वहाँ पर पहले कॉन्वेंट स्कूल। क्यों हो रहा है ऐसा? मतांतरण के लिए जा रहे हैं। कहीं पर स्वास्थ्य के लिए, दवा देने के लिए मतांतरण हुए हैं। मदर टेरेसा नाम की एक कहा जाता है कि संत थी या नहीं, ये तो निर्णय आप और हम विचार करके करें। बुखार आ गया, एक पैरासीटामोल देनी है, धर्मांतरण के बाद, मतांतरण के बाद ही मिलती थी। इस तरह की भी दृश्य, इस तरह की घटनाएं भी सुनने में आती थी। शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से इस देश में निरंतर मतांतरण चला है। यह एक बड़ी चुनौती है। तो जो वंचित है, क्या उनको शिक्षित करना, उनको स्वास्थ्य की सुविधा देना, सेवा बस्तियों में सेवा करना हमारा दायित्व नहीं है? इस चुनौती को हम सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर सकते। करना ही चाहिए कि हम सेवा बस्ती में जाएंगे और इस तरह से सेवा कार्य, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वह चिकित्सा है, चाहे वह शिक्षा है, चाहे वह रोजगार है, किसी भी माध्यम से आवश्यकता है, हम वहाँ सेवा करेंगे ताकि मतांतरण रुके। ये हमारे सामने चुनौती है। कौन जाएगा? हम जाएंगे, मैं जाऊंगा, स्वयंसेवक जाएगा, कौन जाएगा? तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ मैं जाऊंगा, ये काम मैं करूंगा। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। एक उदाहरण बताता हूं कि शिवाजी महाराज के बारे में सुना है हम सबने। कितने वर्ष पहले हुए? 500 वर्ष पहले। 500 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने एक सेनापति नेताजी पालकर, जो मुस्लिम हो गए थे, उनका पुनः घर वापसी करवा करके अपनी सेना में लिया। कितना बड़ा उनका एक काम था 500 साल पहले। आज हम किसी को स्वीकार करने के मानसिकता में हैं? यह मानसिकता कौन बनाएगा? स्वयंसेवक बनाएगा, मैं बनाऊंगा। इस तरह का विचार करना चाहिए कि हम इस तरह से जो वापस घर वापसी कर रहे हैं, जो पुनः अपने मत में, अपने ईश्वर को पूजने के लिए अपनी पूजा पद्धति में आने को तैयार हो रहा है, उसे स्वीकार करना ये मेरा काम है, उसकी स्वीकृति मैं करूँगा। इस तरह का भी हमारा मन होना चाहिए। वर्तमान में एक बहुत बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। जब भी कोई मोबाइल खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, बेरोजगारी 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 ऐसे सुनाई देता है। क्या कोई भी देश की कोई भी सरकार सबको नौकरी दे सकती है? ऐसा विचार करके सोचें। अगर सब नौकरी करेंगे तो खेत में काम कौन करेगा? अगर सब नौकरी करेंगे तो लकड़ी के दरवाजे और फर्नीचर कौन बनाएगा? अगर सब नौकरी करेंगे तो पंखे ठीक करने का काम कौन करेगा? अगर सब नौकरी करेंगे तो पानी के पाइप और ये लगाने का काम कौन करेगा? अगर सब काम करेंगे, नौकरी करेंगे तो स्वच्छता कौन करेगा? अगर सब नौकरी करने लगेंगे तो बागवानी कौन करेगा? किसानी कौन करेगा? अनाज कौन उगाएगा? सबको नौकरी करना ये तो संभव ही नहीं है, किसी भी देश में संभव नहीं है। अर्थतंत्र के लिए भी खराब है। और यदि नौकरी को ही रोजगार मान लिया गया है तो वर्तमान में भारत में आत्मनिर्भर भारत इस तरह का अभियान चल रहा है। कौशल विकास, हम किसी न किसी कौशल को सीखेंगे, हम कोई न कोई हुनर सीखेंगे। हुनर उर्दू का शब्द है, कौशल हिंदी का शब्द है, ये ध्यान रखना। मैं कोई न कोई कौशल सीखूंगा, किसी न किसी काम में निपुण होऊंगा।
और स्वयं का रोजगार करके अन्य को रोजगार देना, अन्य को कोई न कोई वृत्ति सिखाना, उसे देना, काम देना, ये मैं करूँगा, ऐसा निर्णय करेंगे तो जो चुनौती हमारे सामने बेरोजगारी की दिखाई देती है वह भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। अभी दीपावली के ऊपर हम कहेंगे चीनी माल नहीं खरीदेंगे, चीन की लाइटें नहीं लेंगे, ऐसा करेंगे, बस साल में 1-2 दिन करते हैं। क्या हम पूरा वर्ष स्वदेशी का विचार करते हैं क्या? सामान खरीदते समय हम कभी ऐसा देखते हैं कि हाँ ये स्वदेशी है? बहुत बड़ी चुनौती है चीन हमारे सामने है। हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, चीन का सामान खरीदने से नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। एक बार सीधी कमर कर लें, चीन का सामान खरीदने से एक आदमी सामान खरीदेगा, कोई कठिन बात नहीं है, नुकसान नहीं है ज़्यादा। लेकिन हमारे खरीदने से हमारी फैक्ट्री बंद, और हमारी फैक्ट्रियां बंद होते 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 हमारे रोजगार खत्म, उसके बाद क्या होगा? बड़ी चुनौती है। मैं स्वयं जब भी कोई सामान खरीदूंगा तो इस बात का विचार करूंगा कि यह उत्पाद भारत में बना है तो उसको खरीदूंगा। और केवल भारत की बात क्यों करें? हम मोबाइल उठाते हैं और सर्च करते हैं बेल्ट चाहिए, आदत पड़ गई सबकी, और तुलना करते हैं, तुलना करके भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देती है कि यहाँ सस्ता मिल रहा है, वहाँ पर क्लिक करते हैं, 150 रुपये की चीज़ 140 में मिल रही है, क्लिक किया, घर पे आ गया। और जैसे ही बाहर निकलते हैं सामने की दुकान पर बेल्ट लिया हुआ व्यक्ति मुंह उतारे बैठा रहता है। हम कहते हैं ये स्वदेशी बना हुआ है, मैंने तो स्वदेशी मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया है। स्वदेशी विचार का मतलब केवल भारत में पैदा हुए, उत्पन्न हुए, बने हुए, निर्मित हुए नहीं। स्वदेशी का मतलब मेरे पड़ोस में जो ज्यादा मिल रहा है पहले उसको लें, उसके बाद में मेरे जिले की चीजें, फिर राज्य की चीजें, फिर पूरे देश की चीज है। निकटतम जो चीज मिल रही है वह विचार है स्वदेशी। और यह बड़ी चुनौती सामने आ रही है कि धीरे धीरे हमारे व्यापारी समाप्त होते जा रहे हैं, व्यापार समाप्त होता जा रहा है ऑनलाइन के चक्कर में। ये बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। हमारे सामने 2 संकट आए बड़े, एक कोरोना, एक लंपी स्क्रीन, 2 बड़े आए। इसकी ठीक से जांच कभी हुई नहीं, और हुई होगी तो उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। ये दोनों हमारे ऊपर बायोलॉजिकल, जैविक हथियार का दुरुपयोग दिखता है, इसके संकेत दिखते हैं। अब युद्ध आमने सामने की लड़ाइयों के नहीं हैं, अब बम गिराने के युद्ध नहीं है, अब सीधे सीधे जैविक हथियार के रूप में दिखाई देते हैं। और कोविड ने और लंपी स्क्रीन ने हमारे चिंतन को भी उजागर किया है। भारत में जहां परिवार संस्था मजबूत मानी जाती थी, कोविड काल में देखने को मिला, व्यवहार परिवर्तन देखने को मिला। घर का सदस्य कोरोना पीड़ित हो गया है, उसको अकेला छोड़कर भागने वाले देखे गए हैं। यह संस्कृति में बदलाव सीधा दिखता है। माता पिता को कोविड हो गया है, बेटों ने एडमिट करवाने के लिए भी साथ जाना उचित नहीं समझा, लेकिन कुछ लोग खड़े रहे, कुछ लोग साथ खड़े रहे, वार्ड तक रहे। कौन थे? स्वयंसेवक थे, संघ के स्वयंसेवक थे। क्या केवल स्वयंसेवकों तक यह भाव रहना चाहिए, या पूरे समाज में पुनः ये स्थिति आ जाए? समाज का प्रबोधन कौन करेगा? परिवार का प्रबोधन कौन करेगा? कौन बताएगा? हम सब शिक्षित स्वयंसेवक इस काम को करेंगे, परिवार का प्रबोधन करेंगे। परिवार प्रबोधन का मतलब केवल इतना नहीं है कि कोई लव जिहाद में बच्ची फंसी है तो उसको बचाना या उसको लव जिहाद में जाने से रोकना, केवल इतना सा नहीं है। परिवार किस तरह से साथ रहे यह सिखाना भी
हमें ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के आक्रमण हो रहे हैं संस्कृति पर, अदृश्य आक्रमण, उनसे भी बचाना हमारा काम है। हम सब ने 7 दिवस तक शिक्षण लिया, तपस्या की, और उस तपस्या का फल समाज को मिले, हमें नहीं चाहिए। तपस्या का फल समाज को मिले, इसलिए हम सभी यहाँ से जाते समय यह प्रण करके जाएं, हम किसी एक काम की जिम्मेदारी लेकर और उस काम को ही हिंदू राष्ट्र के लिए अनिवार्य मानते हुए निरंतर करूँगा। और अभी तो गति बढ़ाने की आवश्यकता है, अभी तो गति बढ़ाने की मांग भी है, अपेक्षाएं भी बढ़ गई है, और संघ जो है वह 97वें वर्ष का पूर्ण होकर के 100वें वर्ष, शताब्दी वर्ष की तरफ गति कर रहा है। मंडल तक काम पहुंचाने वालों ने पहुंचा दिया, अपना काम कर लिया। 5वीं पीढ़ी के हम स्वयं सेवक हैं, 4 पीढ़ियों ने यह काम आगे बढ़ाया। 5वीं पीढ़ी क्या करेगी? क्या इसको गांव-गांव तक नहीं पहुंचा सकते हम? मंडल से आगे जाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी लेंगे और ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर अभी तक संघ का काम नहीं है, वहां काम खड़ा करेंगे। इस तरह का प्रण लेने की आवश्यकता है, और यहाँ से ऐसा प्रण लेकर ही हम जाएं कि हमें जो स्थान बताया जाए उस स्थान पर हम संघ का काम खड़ा करेंगे। हमारा काम संघ का काम खड़ा करना है। ये जितनी भी चुनौतियां है ना, इन सब का समन, इन सब का उपाय एक ही है, हल एक ही है कि निरंतर शाखा, लगातार शाखा, सतत शाखा,